हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट टू। इसको पार्ट टू मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था। हमने किया था कोस्ट थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट का मीनिंग किया था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट किए थे कि मनी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट किए थे। उसके बाद हमने किया था कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। फिर हम इसके बाद कर रहे थे थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। टू टाइप की हमारे पास थ्योरी है, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, परंपरावादी सिद्धांत और एक मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत कॉस्ट का। तो हमारा चल रहा था ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने पहले शॉर्ट रन कॉस्ट की थी। शॉर्ट रन कॉस्ट वो होती है जिसमें सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, और जिसमें केवल अगर आउटपुट में परिवर्तन करना है तो वेरिएबल इनपुट्स में हम चेंज करके जो वेरिएबल इनपुट्स की कॉस्ट है दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल कॉस्ट कुल लागत, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट अगेन डिवाइडेड इन टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ तक हमने ये पोर्शन फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट में करेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, कि एवरेज औसत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है और इन दोनों का संबंध क्या है। तो आज हम करेंगे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसलिए हमने इसको सेकंड पार्ट बोला है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पार्ट 2, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले करते हैं कि व्हाट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट या औसत लागत क्या है? इट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये जो आउटपुट है हमारा उत्पादन है, उत्पादन की पर यूनिट कॉस्ट है, प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। तो औसत लागत कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो मैंने टीसी की जगह टीएफसी प्लस टीवीसी को पुट किया है अपॉन क्यू। तो टी एफ सी अपॉन क्यू ये अलग और टी वी सी अपॉन क्यू। तो टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, और टी वी सी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। तो इसके लिए पहले हम एवरेज फिक्स कॉस्ट देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट या औसत स्थिर लागत क्या है? नाम से क्लियर है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज एवरेज फिक्स कॉस्ट। जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, प्रति इकाई स्थिर लागत, प्रति इकाई स्थिर लागत। तो ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू। अब इसका हम टेबल और डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। आउटपुट, अगर आउटपुट 1 है तो हमने किया था टोटल फिक्स कॉस्ट 10 ही रहती है, 2 है तब भी फिक्स कॉस्ट 10 ही रहेगी, 3, 4, 5 चाहे आउटपुट बढ़ता रहेगा, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट सेम रहती हैं। तो एएफसी निकालने के लिए मैंने क्या किया? टीएफसी को आउटपुट से भाग किया है, 10 को 1 से 10, 10 को 2 से 5, 10 को 3 से, 10 को 4 से, 10 को 5 से, तो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट आती है। तो जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि पहले यह तेज़ी से कम होती है, पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 1.7 का, 0.8 का, 0.5 का, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो उत्पादन के बढ़ने के साथ कम हो रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है, पहले तेज़ी से कम होती है और उसके बाद वो कम होना शुरू होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी है AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है कि अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट पर किसी भी बिंदु पर आयत बनाया जाए, एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, किसी भी बिंदु पर कोई भी रेक्टेंगल, उनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बराबर होता है, तो उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप क्या है कि पहले तेजी से कम होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होती हैं, और लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी।
क्योंकि AFC कभी भी शून्य नहीं होगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा AFC कम होगी, लेकिन वो घटती दर से, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, अर्थात AFC कभी भी शून्य नहीं होगी। तो ये हमारे पास है एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत नाम से क्लियर है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। तो वो कैसे आएगी, जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आउटपुट TVC जो हमने पिछले पोर्शन में, पिछले पार्ट में ली थी कि वेरिएबल कॉस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वही मैंने बोली हैं। आउटपुट है 1, 2 अप टू 8 तक, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10, 18, 24। और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो TVC को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। तो 10 को 1 से 10, 18 को 2 से 9, 24 को 3 से 8, 28 को 4 से 7, 32 को 5 से 6.4, 38 को 6 से 6.3। अब पहले एवरेज कॉस्ट कम होती है और उसके बाद एक निश्चित बिंदु पर आने के बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और जो इसके पीछे कारण है वो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एक बिंदु तक पहले वो कम होती है और मिनिमम न्यूनतम बिंदु पर आने के पश्चात वो बढ़ना शुरू होती है। तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की टेंडेंसी है। टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, औसत परिवर्तनशील लागत, ये घटते बढ़ते अनुपात के नियम लागू होने के कारण ऐसा होता है कि पहले औसत परिवर्तनशील लागत कम होती है और उसके बाद न्यूनतम बिंदु पर आने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है औसत परिवर्तनशील लागत, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। और इसका जो आकार है वो U लेटर की तरह हो जाता है, अंग्रेजी के U अक्षर, जिसे हम U आकार की तरह होता है, अंग्रेजी के U आकार की तरह ही इसका होता है। और इसका जो कारण है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में किया था, जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो जब हमें रिटर्न्स बढ़ते हुए मिलेंगे तो हमारी लागतें कम होती हैं, तो लागतें पहले कम हो रही हैं और मिनिमम होने के बाद, और जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमारा उत्पादन घटती दर पर घटने लगता है तो हमारी, इसका मतलब लागतें बढ़ना आरंभ हो जाती हैं। तो ये रीज़न है इसके U शेप के होने का कारण। The reason behind U shape of AVC is law of variable proportion, उत्पादन के घटते बढ़ते नियम के कारण। तो इसमें आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्रति इकाई उत्पादन की प्रति इकाई। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, या इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट की जो हमारे कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, या एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या है, देखो, यूनिट ऑफ आउटपुट AFC जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, AVC, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ जाएगी AC, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करने से, जब यूनिट ऑफ आउटपुट 1 है तो एवरेज कॉस्ट है 20, जब यूनिट ऑफ आउटपुट 2 है तो 14, इन दोनों को प्लस किया है 8 + 3.3 11.3। तो ये हमारा है एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट आती है। अब जब इसे हम ड्रॉ करते हैं एवरेज कॉस्ट, तो ये हमारा U शेप का होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या है एंड व्हाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज U शेप्ड। दिस पोर्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो A शेप के होने का इसका क्या कारण है, सॉरी U शेप का होने का इसका क्या कारण है, जो AC है हमारी वो U शेप की क्यों होती है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पर से, देखो पहले ये डिक्रीज हो रही है 20, 14, 11 पॉइंट, पहले एकदम से इंक्रीजिंग रेट से कम होती है, 8 तक कम हुई और उसके बाद
कांस्टेंट होकर फिर ये दोबारा से फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये AC की हमारी शेप है कि पहले कम होती है फिर न्यूनतम बिंदु पर आने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व AC है वो यू शेप की क्यों होती है, इसके यू आकार के होने के क्या कारण है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत के जोड़ के रूप में, क्योंकि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का जोड़ होता है। अब इसे ध्यान से सुनना पॉइंट को। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। 10, 5, 3.3 ये सब लगातार डिक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है अप टू हेयर 6.3 तक। तो शुरू में जो AC कर्व है उसके नीचे होने का कारण है कि AFC और ABC दोनों कम हो रही है। AFC तथा ABC दोनों कम हो रही है, इसलिए जो AC है वो डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो इसके बढ़ने का कारण है, AC के बढ़ने का कारण है वो क्या है, AFC तो हमारी कम होती रहती है लेकिन ABC बढ़ना आरंभ हो जाती है। जो परिवर्तनशील लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है, वो बढ़ना आरंभ हो जाती है। और औसत परिवर्तनशील लागत का बढ़ना AFC के कम होने से अधिक होता है, जिसके कारण AC बढ़ना शुरू हो जाती है। आई रिपीट, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। देखो जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों के सम से आती है एवरेज कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में जब ये एवरेज कॉस्ट कम हो रही है उसका रीज़न क्या है कि AFC भी कम हो रही है, ABC भी कम हो रही है, दोनों कम हो रही हैं, इसकी वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन अब इसके बढ़ने का रीज़न क्या है कि AFC तो हमारी कम हो रही है। देखो AFC कम हो रही है 0.3 से 0.2 से, लेकिन ABC बढ़ना आरंभ हो जाती है। और ABC का बढ़ना AFC के कम होने से अधिक होता है, जिसके कारण एवरेज कॉस्ट बढ़ना आरंभ हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि दोनों का इंटरेक्शन, दोनों के जोड़ के रूप के कारण हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप की होती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारण। जो शॉर्ट पीरियड में हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाई होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, ये मैंने आपको इसकी पूरी एक थ्योरी है हमारे पास, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, घटते बढ़ते अनुपात का नियम। उसका मैं आपको लिंक भी भेजूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये थ्योरी क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन हमारा पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और उसके बाद वो घटने लगता है। तो उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। उन्हीं स्टेजेस के कारण जब उत्पादन हमारा बढ़ती दर से बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लागतें कम होंगी। तो ये लागत कम होने का रीज़न है। और जब उत्पादन मैक्सिमम हो जाता है, अपने फुल हाईएस्ट उस पर पहुंच जाता है, तो हमारी जो लागत है वो न्यूनतम हो जाती है। और उसके बाद जब उत्पादन घटने लगता है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं उत्पादन लागतों का, उससे इन्वर्स रिलेशन होता है, जिस कारण से AC जो वक्र है वो पहले घटते दर से और उसके बाद फिर वो बढ़ने लगता है। तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप का क्यों होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। तो ये क्या है, सीमांत लागत हमें पता है इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन होता है 1 यूनिट उत्पादन और करने से, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। इट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, या इसे हम कैसे कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TC ऑफ n आउटपुट माइनस TC n माइनस 1। और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका लिखने का रीज़न क्या है कि केवल परिवर्तनशील लागत में ही परिवर्तन होता है।
केवल परिवर्तन, क्योंकि देखो अगर हम ये चीज़ देखें हैं, ये है हमारे पास, अगर हम करते हैं डेल्टा टी सी जो हमारे पास है वो क्या होगा, टी एफ सी प्लस टी वी सी, ये है हमारे पास। और अगर हम डेल्टा टी सी करते हैं तो डेल्टा टी एफ सी प्लस डेल्टा टी वी सी, इन दोनों में। लेकिन हमारे पास क्योंकि टी एफ सी में कोई चेंज नहीं होता अपॉन क्यू, जो एम सी है टी एफ सी में कोई चेंज, नो चेंज, क्योंकि जो हमने किया था कि जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, डेल्टा टी वी सी अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब देखो इसको भी हम टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक टोटल कॉस्ट 20 28 34, ये हमने टोटल कॉस्ट वही ली है जो हमने पहले इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, फर्स्ट यूनिट की 20 है, सेकेंड यूनिट की 28 माइनस 28, 34 माइनस 28 दैट इज 6, 38 में से 4 लेस करेंगे 4, 42 माइनस 8 4, 48 माइनस, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट, और ये भी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी यू शेप की ही होती है। जो मार्जिनल कॉस्ट जब इसको हम ड्रा करेंगे ना, देखो पहले एकदम से तेज़ी से कम होती है और न्यूनतम बिंदु पर आकर फिर वो बढ़ना शुरू कर देती है, बढ़ना भी वो तेज़ी से बढ़ना शुरू करती है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारे पास यू शेप की होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो ऑफ यू शेप। अब हमारे पास इसका क्या कारण है, मार्जिनल कॉस्ट के यू शेप का होने का क्या रीज़न है। नेक्स्ट हम करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी क्योंकि यू शेप की है, इसका जो रीज़न है वो क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन है उसमें केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन को दर्शाती है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो परिवर्तन है उसको केवल दर्शाती है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन है उसको दर्शाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट वो भी यू शेप की होती है, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी हमारे जो चेंजेस हैं वो इस तरह के होते हैं कि पहले जब उत्पादन बढ़ने लगता है तो हमारी जो लागतें हैं वो कम होती हैं और उसके बाद वो लागतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट, दिस इज आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे डिफरेंट कंपटीशन में तब ये हमें बार बार हमें इसे यूज़ करना है, तब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले हम करते हैं व्हेन एसी इज़ फॉलिंग, जब एसी घट रही है तो when AC is falling then MC is also falling, जो MC है वो भी घट रही होती है, लेकिन MC का घटना AC के घटने से पहले होता है और उससे ज़्यादा दर से वो घटती है। जब AC कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट AC से नीचे होती है। नेक्स्ट, व्हेन AC इज मिनिमम MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तो जब MC है मार्जिनल कॉस्ट है वो AC कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर कट करके जाती है। मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो पहले आ जाता है और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है और मार्जिनल कॉस्ट AC कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। नेक्स्ट, व्हेन AC इज राइजिंग, जब AC बढ़ रही होती है तो MC ज़्यादा दर से तेज़ी से बढ़कर उससे ऊपर चली जाती है और AC नीचे रह जाती है। तो हमने 3 पॉइंट किए। व्हेन AC इज़ फॉलिंग, जब AC कम है तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल करती है, लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट AC से ज़्यादा रेट से फॉल करती है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आ जाती है और उसका मिनिमम पॉइंट भी पहले आता है। और जब AC मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उसको मिनिमम पॉइंट पर काट के AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटती है, और जब AC बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती है और वो तेज़ी से बढ़कर AC से भी ऊपर जाती है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट पीरियड। अभी हमने 4 शॉर्ट पीरियड में कर्व किए, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि कम होती है लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने किया SAVC, S का मतलब शॉर्ट रन है, AVC का जो AVC है वो पहले वो भी पहले कम होता है और उसके बाद वो बढ़ना, और SAC और SAVC का जो डिफरेंस है पहले ज़्यादा होता है और वो डिफरेंस जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वो डिफरेंस कम होते चला जाता है। और MC
पहले एवीसी को एसएवीसी को कट करती हैं और उसके बाद उसके मिनिमम पॉइंट पर भी उसको कट करती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट पीरियड। तो ये आपका सेकंड पोर्शन के लिए सेकंड जो पार्ट है वो इसमें हमने यही किया। नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन हम उसमें करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये अभी हमने यहाँ पर किया एवरेज फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट टोटल की, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक हमने किया मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों का रिलेशनशिप, एंड वाई AC कर्व इज यू शेप्ड। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।